वेलकम स्टूडेंट। आज का टॉपिक कक्षा 12 को लेकर है। इस टॉपिक के माध्यम से आज अपन सीखेंगे कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है उसकी उत्तर पुस्तिका में अपन जो आंसर शीट बनाते हैं उसको अपन कैसे लिखते हैं। मतलब बड़े क्वेश्चन में बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो बड़े क्वेश्चनों को कैसे उसमें लिखा जाए और कितनी सही सही चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझाने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। साथ ही इस ये टॉपिक भी आपका अच्छा है जो कि आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। और लिखने का तरीका मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको समझाना है ताकि आप उसको गलती नहीं करो। हाँ, सफाई के नंबर तो नहीं मिलते, ठीक है। जो आप जो सोच रहे होगे कि मैं अच्छा लिखूं उसके नंबर तो नहीं मिलते, लेकिन टीचर पर साइकोलॉजिक इफेक्ट ज़रूर डालता है। और हाँ, और ये साइकोलॉजिक इफेक्ट ही अपन को मार्क्स दिला देता है। तो इसलिए ध्यान रखना, काम को ज़्यादा से ज़्यादा सफाई से करना है। सफाई का मतलब है कम से कम टीचर को वो समझ में तो अच्छे से आए कि वो क्या बच्चा लिख रहा है, राइट। तो चलते हैं बेटा बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक की ओर। पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपको अच्छे से वो पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके सामने है, बड़े क्वेश्चन आएगा उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है, यानी आपसे वो किस पर पूछ रहा है, निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। वो भी क्या होती है, x की क्या होती है, आधी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको दे सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास अवेलेबल होगा। जो चीज़ें पूछे उसका आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब आपको उसमें क्या करना है कि जैसे ये क्वेश्चन है तो उसको आंसर शीट के तौर पर आप लगाओगे तो क्वेश्चन क्रमांक सही डाल देना। उसके बाद जो आंसर शीट में जब आप जाओगे तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप टॉपिक का नाम अच्छे से डालोगे। सबसे पहला काम क्या है, जैसे ये टॉपिक है इसका नाम अच्छे से लिखोगे। टॉपिक क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर एक्स पर पूछता तो एक्स पर, या कोई और टॉपिक होता तो उस टॉपिक का नाम। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। और दूसरा काम क्या होता है, अपन जब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले आपको डायग्राम को शो करना चाहिए, थोड़ी नहीं लिखना चाहिए। आपने एक थ्योरेटिकल पार्ट पहले लिख दिया, मतलब लैंग्वेज आपने पहले लिख दी, तो टीचर देखेगा ये रटा क्या है, राइट। सबसे पहला काम क्या होता है, अपन को डायग्राम शो करना होता है, राइट, जिससे उसको टीचर को लगे कि इस बच्चे को अच्छे से आता भी है, राइट। नहीं तो रट के ऐसा लगेगा ये रटा हुआ सिस्टम है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको मिल भी सकता है। सबसे पहले क्या करोगे, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाओगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसमें दो आवेश होते हैं, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का होता है। दोनों आवेशों का मान बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये 5 माइक्रोकुलाम है तो ये भी क्या होगा, 5 माइक्रोकुलाम होगा, राइट। साथ ही इन दोनों आवेशों को इतनी न्यूनतम दूरी पर रखा जाएगा, इतनी मिनिमम दूरी पर रखा जाएगा कि इनके बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करे। आप देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बल तो लगना ही है ना, आकर्षण, लेकिन इनको इतनी दूरी पर रखा जाता है कि इनके बीच में किसी प्रकार का बल नहीं लगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सिस्टम तैयार किया जाता है। इनकी बीच की दूरी को x मान लेते हैं और थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन x को क्या मान लिया, 2x मान लिया। क्या मान लिया, 2x मान लिया। जैसे इस 2x को क्या किया, इसकी ये पूरी की पूरी 2x को अपन 2a मान सकते हैं, 2x मान लो या 2a, राइट। और इसका आधा कितना हो गया, a, और दूसरा आधा क्या हो गया, a हो गया। तो पहले तो इसको अच्छे से डिजाइन करना है। बनाते समय ध्यान रखना कि जितना आकार आपने माइनस का बनाया उतना ही आपको प्लस का बनाना है, राइट, क्योंकि ये दोनों परिमाण में क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर अपन को क्या करना है कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो माइनस वाला और प्लस वाला, इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको एक्स रेखा कहते हैं। कौन सी कहते हैं, एक्स। और इनके जो लंबो जाती है ये सारी, ठीक है, कहते हैं कि ये सारी निरक्ष है। नहीं, ये सारी निरक्ष नहीं है। जो इसके बीचों बीच जाएगी, एकदम बीचों बीच सेंटर से, वही क्या कहलाएगी, निरक्ष रेखा कहलाएगी। ये सारी निरक्ष रेखा कहलाएगी, राइट। बाकी कोई भी ये क्या नहीं है, निरक्ष रेखा नहीं है। तो निरक्ष रेखा को क्या बोलेंगे, अगर ये मान लीजिए दो आवेश है तो इसके सेंटर से जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, निरक्ष। और x क्या हो जाएगी, इनको मिलाने वाली। अब ये ध्यान रखना, ये तो x, ये सीधी वाली तो कौन सी है, x, और ये कौन सी है, निरक्ष है। क्लियर चीज़ है। और बाकी सारी निरक्ष नहीं है। जैसे ये निरक्ष नहीं होगी, ये निरक्ष नहीं होगी, राइट है। अच्छे से दिमाग बना। तो इसने निरक्ष रेखा पर पूछा है।
तो निरक्ष रेखा पे पूछा है तो देखो आपको सबसे पहले डायग्राम में ये चीज़ें अच्छे से लिखना है, ये बाकी चीज़ें जो बारीकली चीज़ें, ताकि टीचर को समझ में आए कि ये चीज़ें क्या लिख रखा है। जैसे आपने ये इसको डिस्टेंस को मेंटेन किया, आपको ने डिस्टेंस को सही सही लिखाया, एक्यूरेट बताया कि कितनी डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे, एक माइनस का और एक कौन सा प्लस का, ठीक है। और ये कौन सी रेखा हो गई, निरक्ष। इसकी कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक कौन सा मानेंगे, बिंदु P। अब बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो एक चीज़ तो प्लस का है और एक कौन सा है, माइनस का। तो आप मुझे बताओ प्लस वाले से तो बल रेखाएं कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, ठीक है। सब बच्चों को पता होता है कि प्लस से बल रेखा कहाँ जाती है, बाहर, और माइनस में कहाँ आती है, अंदर। तो इसका मतलब इस P बिंदु पर अगर माइनस वाले की देखें तो ये तो बाहर तो जाएगी नहीं, कहाँ आएगी, ये अंदर आएगी। तो इस बिंदु पर तो आएगी अंदर की ओर और यह जाएगी बाहर की ओर। इसलिए इसकी यहाँ कोई बिंदु मैं दे दूँ B और यहाँ बिंदु A, तो बताओ इसकी दिशा क्या होगी, B, इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर, और इसकी दिशा क्या होगी, P से कहाँ की ओर, A की ओर। ऐसा कुछ यहाँ पर है, क्या है कि देखो यहाँ पर दो आवेश लिया गया है, ठीक है, राइट है, दो आवेश लिया गया और ये बिंदु आपका P हो गया, कौन सा हो गया, P। अभी यहाँ अपन चेक करें तो क्या होगा, तो देखिए इस P से अब आप चेक करो, इससे बल रेखाएं कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, इस माइनस में कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ दो चीज़ें हो गया, एक का मुंह इधर हो गया और एक का इधर हो गया। तो अपन को परिणामी चाहिए, क्या चाहिए, परिणामी चाहिए, राइट। वो परिणामी कैसे निकालते हैं आपको पता है, 10th क्लास में आपने वो क्या 11th क्लास की 11th जो फिजिक्स है उससे स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। ये थीटा है और ये r है, तो थीटा जिस पर टिका हुआ होता है वो कौन सा होता है, r cos थीटा होता है, और ये कौन सा होता है, r sin थीटा होता है, राइट है। तो ये आधार वाला तो कौन सा होता है, cos थीटा, और ये लंब वाला कौन सा होता है, sin थीटा होता है, राइट। ऐसा ही कुछ यहाँ पर अपन को काम में लेना है। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ना, वो किधर होती है, माइनस से किधर होती है। जैसे आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछे तो ये किधर होती है, माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर होती है, राइट। साथ ही इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A, सभी को याद होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो मान होता है Q इंटू क्या होता है, Q इंटू 2A। Q तो क्या होता है इसका मान, और 2A क्या होता है, ये बीच की दूरी होती है, राइट। दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इसको ये समझना ये कि आवेश के पास इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस से किधर जाते हैं, प्लस की ओर। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। वैसे इसका तरीका और भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल तो याद रखना है इधर, ठीक है। अब आते हैं अपनी इस चीज़ के ऊपर। मैंने अभी बताया था कि जिस पर थीटा टिका हुआ होता है वो कौन सा होता है, कोस थीटा। तो इस हिसाब से देखो ये थीटा जिस पर टिका हुआ है तो ये वाला तो कौन सा हो गया, कोस हुआ नहीं हुआ, राइट। और ये कौन सा हो जाएगा, इसका साइन। तो इसके दो घटक हो गए, एक तो कोस। अब ये बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी पॉइंट है तो ये बाहर की तरफ गया ना सीधा, राइट। तो ये अब इसके दो घटक ले लिए, तो ये कोस और ये साइन। ऐसे ही इसके लेंगे अपन, ये वाला देखो इसके लेंगे तो ये नीचे है तो ये थीटा जिस पर टिका हुआ है तो ये हो गया कोस, और इसका जस्ट अपोजिट वाला कौन सा हो गया, साइन, राइट। ये चीज़ें अब ये समझना, आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान क्या रखना है कि ये जो चीज़ें इतनी क्लियरिटी से होनी चाहिए कि इसमें डिस्टर्ब नहीं हो, एकदम सफाई से होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। तो अब दूसरा क्या चीज़ें होता है कि ये बताना है कि अब देखो ये वाला जो साइन वाला घटक है और ये वाला जो घटक है ये एक दूसरे के देखो अपोजिट आ गए, क्या आ गए, अपोजिट आ गए। अपोजिट आ गए मतलब एक दूसरे के प्रति समानांतर होंगे। प्रति समानांतर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एंगल 180 हो गया। 180 को पाई लिखते हैं और ये 180। अभी ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन कौन वाला, ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ढंग से बनाते नहीं है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस आपने लिए ये परिमाण है ना, जो कि इसका ये पता है सदिश में क्या होता है, सदिश के ऊपर जो तीर लगाते हैं ना ये इसके परिमाण को बताता है। आप दोनों तरफ अभी आपने एक तीर छोटी बना दी, जैसे मान समझिए एक तीर आपने बड़ी बना दी, एक तीर छोटी बना दी ना, तो ये गलत है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको तो कर देते हैं बड़ा और इसको कर देते हैं छोटा, और इसलिए वो गलत माना जाएगा। इसलिए बनाते समय आपको ध्यान रखना कि ये चीज़ें आप ये क्या करना है, आपको बराबर यहाँ पर शो करनी है, राइट। अब क्या होता है, अभी ये दोनों ये वाले दोनों घटक, सुनना, ये दोनों घटक तो एक ही तरफ है, राइट है, कोस वाले। अब ये दोनों एक ही घटक एक ही तरफ है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ ही आएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉल को एक व्यक्ति इधर खींचे, दूसरा भी इधर खींचे, तो ये बॉल जाएगी किधर, इधर ही जाना है, राइट। तो इसका मतलब ये अब ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों एक ही तरफ है तो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर ही होगा। तो देखो ईपी की मैंने डायरेक्शन लगा रखी है, वो किधर लगा रखी है, ईपी की जो डायरेक्शन लगा रखी है वो किधर लगा रखी है, इस तरफ लगा रखी है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैंने बताया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब ये भाई साहब इधर है, ये इधर है, तो ये अपोजिट हो गए। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ दो नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना
यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, राइट। तो लेकिन ये माइनस देखिए, ये माइनस कैसे आया, माइनस का मतलब समझना ये इधर है और ये इधर है। अगर ये डायरेक्शन देखो इन दोनों की अपोजिट हो गई, अपोजिट हो गया तो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें अच्छे से नोट कर लेनी है। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है ए, और अपनी ये डिस्टेंस कितनी मानी थी आर। अगर ये आर है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम इधर भी हो जाएगा, दोनों तरफ भी हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर अच्छे से दिखा रखा है। देखो ये वाला तो आप नोट कर लेना। तो डायग्राम को इतनी अच्छे से बनाओ ताकि टीचर नंबर काट ही ना सके। और देखो ये तो हो गया अपना x का हिसाब, राइट। और देखो मैंने यहाँ पर इसको x को भी बता रखा है और यहाँ पर किसको, निरक्ष को भी बता रखा है। पूछा तो निरक्ष था लेकिन मैंने x को भी रिप्रेजेंट किया है, और थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि टीचर में अपनी पॉजिटिविटी बनी रहे, ताकि अपन को पता रहे कि ये चीज़ें x की होती है और ये चीज़ें निरक्ष। इससे टीचर को ये लगेगा, इस बच्चे को ये भी पता है कि x पर क्या होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो आपको x और निरक्ष का कोरिलेशन पूछा है तो x का वाला आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम को अच्छे से देखिए अच्छे से। ये डायग्राम बड़ा क्लियर आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर करना है, समझना है, और उसके बाद में अपने बोर्ड के जो उत्तर पुस्तिका में उसको क्लियर करके बनाना है। छोटे कई बच्चे क्या होते हैं इतना छोटा सा बना देते हैं, ये छोटे बड़े कर देते हैं, आप वो गलतियां कर देते हैं। देखो ये जो परिमाण है ये परिमाण को सही नहीं बना पाते, इनका जो यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है ये वो ढंग से नहीं बना पाते हैं, ये एंगल छोटा बड़े बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो कि उसको दिक्कत करती है। उसको लगता है कि मैं सही करके आ गया लेकिन वो वास्तव में गलत होता है, राइट। अब चलते हैं इसके आगे। अब लैंग्वेज में क्या होता है, टीचर ज़्यादा लैंग्वेज पर लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर को ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि काम की चीज़ यहाँ लिख दी है आपने सारी। अब क्या होता है लैंग्वेज में इतना लिखना है, लैंग्वेज में क्या लिखना है, देखिए यहाँ चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव का क्या है, निकाय उपस्थित है। ये पूरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी निरक्ष रेखा पर अपन बिंदु एक पी लिया जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर एक्स पर ज्ञात करना होता तो एक्स का लिख लेते, राइट। अब क्या करेंगे, एक बार अपन क्या लेंगे, ये बिंदु एक बार तो बिंदु पी लेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार बिंदु ए लिखेंगे। अब क्या बोलेंगे, बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, नहीं होता। अब एक बार आप माइनस का ले लो और एक बार कौन सा ले लो, प्लस का। तो एक बार ये आ जाएगा। अब दूरी क्या रखेंगे, दूरी ये आ जाएगी। कौन सी वाली दूरी आएगी बताओ, ये वाली दूरी आ जाएगी। एक बार ये, जो कि दोनों आपस में बराबर है। बस इतना सा ध्यान रखना। इस बी की दिशा बताओ क्या आएगी, इस बी की दिशा क्या बताना है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बी से कहाँ की ओर, पी की ओर, क्योंकि ये बाहर जाएगा। और इस माइनस पर बल रेखाएं कहाँ होगी, अंदर होगी। तो इसकी दिशा क्या होगी बताओ, इस नीचे वाले की दिशा क्या होगी, ये समझना अच्छे से। इसकी जो आपको दिशा बताना है वो इस ए पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इस टाइप से होगी, पी से कहाँ की ओर, पी से कहाँ की ओर, ए की ओर होगी। और ये कहाँ से होगी, बी से आपको बी की ओर होगी, राइट। इसी को देखो मैंने टेबल के तौर पर कैसे समझा रखा है आपको समझना, जो कि अभी मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है, बिंदु ए पर, ठीक है। तो समझना है इसको अच्छे से। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। मैंने बताया ना, ए बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर वो दूरी थी, इस वाली दूरी, तो क्या था ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बन गया, माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इधर प्लस है ही। अब क्या लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, परिमाण लेंगे, राइट है। जैसे आप परिमाण लोगे तो ये तो माइनस वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और प्लस वाली तो प्लस ही रहेगी। मेन चीज़ है ये डायरेक्शन, जो कि मैंने बता दिया। बताओ ये जो डायरेक्शन है वो यही है जो अभी मैंने बताया था। कौन सी वाली, ये देखिए ये डायरेक्शन ये लिख रखी है कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बताओगे, ये लिखोगे बी से कहाँ की ओर, पी की ओर। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या लिखोगे, वो लिखोगे क्या, इस पी से एक की ओर, राइट है। क्योंकि ये माइनस है, माइनस में अंदर, ये माइनस है, इसमें अंदर आएगी बल रेखा है, और प्लस से बल रेखा कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, राइट है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आपको देखो मैंने क्या किया, इसको कचरा नहीं किया, इधर उधर नहीं किया। कई बच्चे इधर उधर ऐसा कर देते हैं कि टीचर को समझ में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई और टेबल में दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अब हुआ क्या, तो ये दोनों फॉर्मूले देखना, ये वाला और ये वाला सेम आ गया। सेम आते ही यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 1 और 2 से ये भाई साहब दोनों बराबर हैं, ये और ये भी आपस में बराबर है। तो इतना क्लियर। और समीकरण 1, 2 और 3 देखो समीकरण देते रहना, राइट। फिर क्या लिखना है, अपन को पता है वो मैंने क्या बताया था, क्या चीज़ बताया था कि देखिए इधर ये चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें आपको ये समझने की कोशिश करना कि ये वाई वाले जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और x के घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये y वाले तो कट जाएंगे, x वाले जुड़ जाएंगे। तो देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्या करके लिख रखी है, समझना।
क्या है यहाँ पर समझना, इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है, देखो यहाँ बिंदु P पर, जो कि बिंदु P लिया था ना आपने, ये जो कि ये वाला बिंदु यहाँ P लिया था, वो P वाला बिंदु P पर E और किसके EA और EB, एक तो EA और EB के क्या निकाल लेते हैं अपन, घटक निकाल लेते हैं, साइन कोस के फॉर्मेट में निकाल लेते हैं ना। तो y x के जो घटक है वो परिमाण में बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। मैंने बताया था एक तो ऊपर है और एक नीचे है, एक EB साइन थीटा था, एक EA साइन थीटा था, तो वो अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, फाइनल कितना आ जाएगा 0, y दिशा में। कौन सी दिशा में, y पे, तो ये y डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, कौन सी यहाँ पर क्या है x का, जब x की दिशा के घटक यानी a की दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मैंने बताया था दोनों एक ही तरफ है, कौन कौन से वाले, कोस वाले, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब दो सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती है ना, तो वो क्या कर जाती है, जुड़ जाती है, और क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होता, तो क्या होता है आपको पता है, आर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, p² + q² + 2pq, और क्या आता है, कोस थीटा, होता नहीं होता। अब इसमें 0 रख दो, 0 रखते ही 1 हो जाएगा। तो बताओ ये क्या बना, p² + q² + 2pq बना, नहीं बना, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये p + q का होल स्क्वायर हुआ, तो p + q का होल स्क्वायर गया, ये कट गया, ये कटने में बताओ क्या बना, p + q बना। इसलिए दोनों जोड़ते हैं, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो इन दोनों को जोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों कोस एक तरफ है और एंगल कितना है, 0, इसलिए p + क्या आएगा, q आएगा, मतलब दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, राइट। ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है आपका क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, EA कोस थीटा और EB कोस थीटा। ये कहाँ से आया, वो डायग्राम में आप देखना, डायग्राम में देखते रहना कहाँ से आया। ये देखिए दोनों एक तरफ है, जुड़ेंगे, और ये क्या है, विपरीत है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे है, तो परिमाण में बराबर है दोनों, और ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, राइट है। चलो देखते हैं आगे क्या है। अब क्या है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, कौन कौन से वाले को, EA और EB को। ये दोनों को मान रखा, EA का मान रखा और EB का मान रखा। कहाँ से रखा, इस टेबल में अपने जो मान आए थे ना, ये दोनों देखो, ये रहा और ये रहा, ये दोनों मान रखना है। ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा सफाई से सारी चीज़ें डिटेल से सही ढंग से लिखना है, ठीक है, समीकरणों को देते हुए। तो दोनों को रखा, रखते ही आपके सामने क्या आया कि दोनों चीज़ें सेम है, ये और ये। तो x और x कितना हो गया, 2x, तो इस पूरे के आगे 2 लगा दिया, देखो ये 2 आगे लगा हुआ ना 2, तो 2 ये हो गया अपने पास a²। अब हुआ क्या, इस कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस के लिए अपन क्या चाहिए, डायग्राम में जाएंगे, तो डायग्राम में जाएंगे तो ये रहा कोस अपना। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करण होता है। तो ये कोस थीटा निकालेंगे, तो ये आधार हो गया, ये करण हो गया, मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a बटा ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a² + r² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये देखो निकाली हुई है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे अपन पुट करेंगे तो देखिए ये रहा, जैसे अपने वैल्यू को यहाँ पुट किया, ये किसकी आ गई, कोस की, ये वैल्यू अपने पास था ही। अब इसको रखेंगे तो आपको पता है x √x क्या होता है, इसको ऐसे, ये x और ये √x, तो इसको मैं x.x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। और जब इनको जोड़ूंगा तो ये तो इसके पावर 1 है, तो आधा बेस समान है, तो ये पावर जुड़ जाएगी, 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो x की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3/2, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया 3/2। देखो इन दोनों को अपन कितना लिख दिया, 3/2। अब हुआ क्या, अपन को ये पता होता है कि जो q और 2a क्या होता है, यहाँ पर p होता है, राइट। तो q × 2p। अब इसमें देखो ये रहा अपने पास q और ये 2a रहा, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, p लिख देंगे। तो इसका मतलब एक तो k बच गया यहाँ से, तो k और p, और ये अपनी वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो ध्यान रखना कितनी सफाई से काम किया था कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियरिटी दिखनी चाहिए, टीचर को साफ साफ दिखना चाहिए। आपने जो फॉर्मूला काम में लिया इधर वाला, ठीक है, आपने जो ये फॉर्मूला काम में लिया, इसको आपने अलग रिप्रेजेंट किया, राइट, और ये चीज़ें ऊपर से बराबर चलती आ रही है, ताकि टीचर को समझ में आए कि इसने किया क्या है। आगे क्या होता है कि जैसे आपने बताया था कि एक माइनस का आवेश है और एक कौन सा है, प्लस का आवेश है। ये दूरी क्या होती है, ये 2a होती है, और यहाँ से आपने कितनी दूरी माना था, r माना था। अब उसका भी आधा क्या है, a है, इसका आधा क्या है, a है। अब ये a है ना, काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है। r अगर ज़्यादा हो जाए, किसी कारण r क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, a छोटा पड़ जाए, जैसे r बहुत बड़ा हो जाए, a का क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या होगा कि a को क्या मान लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे। ध्यान रखना, a को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, छोटी वैल्यू होगी तो इसको 0 मान लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 0 उधर मानना है जिधर फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात है, किसी के पास 10 करोड़ रुपए,
ठीक है, उसमें मेरे को 10 करोड़ में 2 रुपये जोड़ने हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 10 करोड़ में 2 रुपये को ऐड करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 रुपये से अगर 2 से कोई 2 संख्या से गुणा करना है तो फ़र्क पड़ सकता है, ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, तो ऐड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या करेंगे, तो जो छोटी संख्या है उसको अपन 0 मान लेंगे। ए काफ़ी छोटा है तो इस ए को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, राइट। ध्यान रखना ऐड में, गुणा में नहीं करना, जहाँ जोड़, क्योंकि 10 करोड़ में 2, जैसे जो मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू जोड़ेंगे तो 10 लाख में 2 रुपये जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो अपन 0 रख देंगे यहाँ पर। जैसे 0 रखेंगे तो आर की पावर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा तो आर की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो निरक्ष विद्युत क्षेत्र कितना आया, KP अपॉन में R क्यूब। ध्यान रखना ये कौन सा फॉर्म था, अदिश रूप। कौन सा फॉर्म था, अदिश रूप। अब कॉपी में जाके यहाँ पर अपन मेन डायग्राम में जाते हैं तो डायग्राम अच्छे से देखना। सदिश में जब लिखेंगे तो ये देखो, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, कौन कौन सेगा, ये 2 तो है नहीं, तो ये जो P है, जो P की डायरेक्शन तो इधर है और जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर है, इसलिए फाइनल जो विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा सदिश के फॉर्मेट में। तो ये कौन से फॉर्मेट में आया अपने पास, निरक्ष जो आया अदिश के फॉर्मेट में। अगर जब आप सदिश में लिखोगे ना तो देखो ये इतनी सी ध्यान रखना कि जब सदिश में जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों फॉर्मूले सेम से ही हैं, देखो सेम लिखना है। लेकिन इस पर जैसे ही आपने इसका वेक्टर रूप दोगे, जैसे इसमें दे दिया, इसमें लगा दिया, तो ध्यान रखना के तो अदिश है, दूरी अदिश है, लेकिन चिन्ह किसका आया, देखो यहाँ पर माइनस समझ में आ गया होगा, क्योंकि ई इधर है और पी किधर है, इधर है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया, माइनस का आ गया। ये बच्चे लिख नहीं पाते और बोर्ड में इन चीज़ों के छोटे छोटे के नंबर जुड़ते चले जाते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, और नहीं लिखते हो तो करते चले जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ फिर ये बात को लिखना भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड का पैटर्न है, इसमें लिखना होता है आपको छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि ई निरक्ष और पी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर को तो सब कुछ पता है, मैं क्या लिखूँ, इसको लिख दिया, बताना है आपको, लिख के बताना है कि कैसे है, राइट। फिर क्या हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्या है कि यहाँ तक कि थोड़ा थोड़ा आगे पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है अपन, इस इक्वेशन में जो आंसर आया था अपने पास ये आया था, उसको 2 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 1 2 को बाहर निकाल दिया और 1 2 को अंदर रख लिया। ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, x का बन गया। किसका हो गया, x का हो गया। तो x में किसका भाग दे दिया, ये 2 का, और माइनस ये। कहा जाता है निरक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो x का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। मतलब कहने का मतलब इतनी सी बात समझना कि ये तो अपना x होता है, ये क्या होता है, निरक्ष होता है, ये माइनस प्लस होने पर, ठीक है। तो ये तो x होता है, ये निरक्ष। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, आधी होगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। x वाले पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये वो अपन को क्वेश्चन भी क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, वापस आते हैं कि मेन क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन ने ये पूछा था, नहीं पूछा था, सिद्ध कीजिए ऐसा होता है। तो कहने का मतलब आपको ये सारी चीज़ें क्या होता है, देखो डायग्राम को आइडेंटिफाई क्लियर करना है, लैंग्वेज ज़्यादा नहीं फोकस करनी है आपको, ये दोनों चीज़ें एकदम क्लियरफाई करनी है कि ये चीज़ें क्या कर रही है, दोनों में अंतर से ही लिखना है, ठीक है। उनके दोनों का कारण बताना है कि क्यों ये वो कैंसिल आउट हुआ, राइट। फिर ये चीज़ें अच्छे से लिखनी है जो आपने एक्स्ट्रा काम में लिया। कई बच्चे क्या होता है, ये कोस वोस को इसमें डाल देते हैं, आपको जो काम एक्स्ट्रा किया ना वो अलग लिखो, ताकि साफ साफ टीचर को दिखे कि इसने कोस को यहाँ रखा है। कई बच्चे इधर ही निकाल देते हैं, वो गलत है, ठीक है। एकदम क्लियरफाई होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ कॉपी में रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर आगे देखिए, इतना होने के बाद में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखना है कि ये किस किस पर निर्भर करता है। तो देखो इसका फॉर्मूला आया था, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किस किस पर निर्भर करता है, ये के पर करता है, पी पर करता है और आर पर करता है। के होता है माध्यम की प्रकृति पर, किस में होता है, माध्यम की प्रकृति। आपको पता है जो के का फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 और ER होता है। तो ER बदलता रहता है, तो इसलिए इस पर निर्भर करता है। और आप मात्रक पद्धति भी बोल सकते हो, क्योंकि के का मात्रक पद्धति में भी मान बदलता रहता है। तो आप के माध्यम की प्रकृति और मात्रक पर भी निर्भर करता है। साथ ही देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ ये P भी लिखा हुआ है, तो ये P पर भी निर्भर करता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर भी निर्भर करता है। साथ ही इसमें आपने देखा होगा एक आपने डिस्टेंस लिखी हुई है, तो ये दूरी पर भी निर्भर करता है। काम की चीज़ ये किस पर निर्भर नहीं करता। इस पूरे फॉर्मूले में देखो आपने डेरिवेशन आवेश से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें आवेश कहीं नहीं है, आवेश कहीं नहीं है। इसलिए x और निरक्ष पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है ना वो किस पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। और ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने ये बता दिया है। तो एक तो माध्यम की प्रकृति पर, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। फिर आगे चले तो ये दूरी पर किस पर करता है, दूरी पर करता है। अब बात ये आती है यहाँ देखो
ये बात समझ लेना अच्छे से। यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये नोट की चीज़ें हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है। ठीक है, लिखना हो तो आप अपने पास टाइम है एक्स्ट्रा तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राफ बनाएं, राइट है, तो इसकी निर्भरता हो ग्राफ जरूर बनाएं, राइट है, तो ये आपको प्लस पॉइंट देंगे, आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे। तो ग्राफ में क्या होता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें ग्राफ में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि एक तो ई और आर का होता है, आपको पता है ई और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, तीसरे घात की व्युत्क्रमानुपाती, और जो ग्राफ क्या होता जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। पी के साथ क्या होता है, ई का संबंध, अभी फॉर्मूले में समानुपाती सामने आया था, तो समानुपाती का ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। और एक चीज़, ये जो आवेश है ये आवेश पर तो निर्भर करता ही नहीं है, अगर विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच का ग्राफ पूछ ले तो कैसा आएगा, एकदम सीधा आएगा, राइट है। तो ये ग्राफ आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन बनकर आ सकता है, राइट। लेकिन इन दोनों को तो आपको अच्छे से बनाना, अगर टाइम है तो तीनों ग्राफ बना के आना। तो ये सारी चीज़ें आप अगर रिप्रेजेंट करके आओगे बड़े इक्वेशन में, तब आपको 4 नंबर टुकड़ों में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे क्या करते हैं, इतना पहुँचते ही नहीं, और वो इतनी सफाई से काम करते ही नहीं है, वो गलती करके आ जाते हैं, कभी इसका छोटा लिख देते हैं, कहीं लास्ट तक पहुँच नहीं पाते। तो आपको ये सारी चीज़ें लिख के आनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेन फोकस किस पर करना है, अपन को डायग्राम पे करना है, राइट। ये डायग्राम आपने जो मैंने बता रखा है, इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, समझाने की कोशिश करना है। इसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके आनी है अच्छे से। ये पॉइंट टू लिखना है, देखो मैंने इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, निर्वात है, ये एंगल देखो मैंने 90 लिख रखा है, ठीक है, ये लिख रखा है, छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ रिप्रेजेंट कर रखी है। तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितने भी बड़े क्वेश्चन है उसको इसी प्रकार से आप लिखने की क्या करें, कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरा बताया हुआ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया, ये जो बताया जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12 के बच्चों तक पहुँचाएं और उनको बताएं कि इस प्रकार से लिखने का तरीका है वो सुधार करें, और ऐसे नहीं लिखे, क्योंकि बोर्ड पैटर्न है ना वो एक अलग सिस्टम पे चलता है, उसमें थोड़ा लिखने का तरीका ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से लिखे भी, और हर क्वेश्चन को थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाएं ताकि टीचर देखे तो उसको लगे कि वास्तव में कुछ चीज़ है और बच्चे को वास्तव में रियल में आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।